आज की वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण यानी कि सोशल स्टडीज़ का इकाई 3 यूनिट 3 करेंगे, जिसका नाम है पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ, लेसन प्लानिंग एंड टीचिंग मेथड। तो इसके अंदर जितनी भी टीचिंग मेथड्स होगी उनके बारे में बात होगी और लेसन प्लानिंग किस तरीके से और किस टाइप से की जाती है, इसके अराउंड जो है ये पूरी यूनिट आपकी तैयार की गई है। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, वो है इंस्ट्रक्शनल प्लान यानी अनुदेशात्मक योजना। और अनुदेशात्मक योजना जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें एक तरह से क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और फिर प्लानिंग होती है, चाहे वो आपकी लेसन प्लान हो, डेली वाली, यूनिट वाली, ईयरली हो, मंथली हो, कैसी भी हो। तो यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो ये शब्द जो है वो अनुदेशन जमा योजना से बना है, जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अधिगम। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति यानी कि टीचर और दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर, स्टूडेंट, तो उनका जो है यहाँ पर अधिगम होगा और इसके लिए जो हम प्लानिंग करेंगे वो होती है योजना। तो अनुदेशन योजना, इसमें अपने क्रियाकलापों का चिंतन कि जो क्रियाकलाप एक्टिविटी हम यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए, उसके बारे में हम सोचते हैं कि वो ठीक है या नहीं, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या नहीं, और उसको व्यवस्थित करना कि हम इस वाले चैप्टर में या इस टॉपिक में हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, इसमें ये वाला यूज़ करेंगे, और फिर वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करना। वांछित उद्देश्य क्या है यहाँ पे, यही है कि जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाए। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है वो तैयार होता है। अध्यापक की वह योग्यता होती है जो उसे पूर्वानुमान और कल्पना के योग्य बनाती है। इमेजिन करता है टीचर कि जब वो प्लानिंग करता है किसी भी पाठ की, तो वो इमेजिन करता है कि क्लास में क्या होने वाला है, बच्चे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए टीचर पहले से ही क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है और एग्जाम्पल्स भी रेडी करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, इसका उत्तर कौन देता है, अनुदेशात्मक योजना। इसके चरण क्या होते हैं, मतलब स्टेप क्या है इसके। तो पहला है विषय वस्तु का विश्लेषण, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से विश्लेषण कर लेना, खुद के लिए क्लियर कर लेना। फिर उचित माध्यम का चयन, अब हम कोई एक टेक्निक जो है जो हमें सूटेबल लगती है वो हम यहाँ पर चूज करेंगे। शिक्षण विधियों और माध्यमों का सहसंबंध, जो भी हम विधि यूज कर रहे हैं उसका और जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसका, दोनों का सहसंबंध होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रैक्टिकल वर्क है और हम सिर्फ थ्योरी वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, स्टूडेंट्स कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। आकलन का प्रारूप, फिर अगर हमने पढ़ा दिया तो हम मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, और लास्ट में सुधार और मूल्यांकन। अगर जो गलतियां बच्चे कर रहे हैं या कुछ बच्चों ने गलत सीख लिया, हम कुछ और बताना चाह रहे थे, तो उसको हम वहां पर फिर ठीक कर लेंगे। आगे है हमारा इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान। क्या होती है यूनिट्स प्लान, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, ये पिछले साल फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था। यूनिट, आप जैसे कि आप अपना सिलेबस उठाइए, आपका जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो यूनिट वाइज ही है, यूनिट 1, 2, 3, जिस तरीके से आप जो है डीएलएड में पढ़ रहे हैं। तो ये जो यूनिट तैयार की जाती है, ये भी तो एक प्लानिंग के अंदर ही होता है। ऐसा तो नहीं किसी भी यूनिट में कुछ भी डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक यूनिट अपने आप में स्पेसिफाइड होती है। यूनिट 3 है, उसका जो नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होंगे, विषय वस्तु होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी बिंदुओं को मिलाकर नियोजन किया जाता है। कोई भी एक यूनिट उठाइए, उसमें आप देखिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, जो मैं यहाँ पर भी क्लियर करती हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए टॉपिक है आर्य समाज, एक है वेदांत समाज, एक है अछूत आंदोलन। तो ये अलग अलग टॉपिक है, लेकिन अगर इनको इकट्ठा करके एक यूनिट बना दी जाए और उस यूनिट का नाम रख दें भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट तैयार हो जाएगी, यूनिट की प्लानिंग हो जाएगी। इसकी जो डेफिनेशन है वो रिस्ट ने दी है और वो कहते हैं कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। मतलब जितनी भी चीजें सीखनी है उसको एक समान पैमाने पर लाकर रखती है ताकि सीरीज से बच्चा उसे सीख पाए। तो ये था यूनिट प्लान। अब आइए लेसन प्लानिंग पे, पाठ योजना पे, जो कि आपने खूब बनाई होगी और आपने डिलीवर भी किए होंगे लेक्चर्स या जो भी आपने प्लानिंग की होगी, आपने क्लासरूम में भी डिलीवर किया होगा लेसन प्लान। तो
इसके बारे में तो आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरीके से पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो क्या होता है पाठ्य योजना? अध्यापक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पूर्व, यानी टीचिंग करने जाता है उससे पहले पाठ के विभिन्न पक्षों के बारे में सोचकर तैयार करता है। जो भी लेसन कल पढ़ाना है तो थोड़ा ना थोड़ा लेसन प्लान तो करता ही है माइंड में, लेकिन लेसन प्लान अच्छे से तैयार करने से क्या होता है? प्रभावशाली शिक्षण होता है। इसमें क्या होता है? अध्यापन अधिगम को क्रमबद्ध बनाती है। जब आप प्लानिंग करेंगे तो आप देखेंगे कौन सी चीज़ हम पहले सिखाएंगे बच्चों को, फिर इसको सीखने से बच्चा नेक्स्ट चीज़ सीख लेगा, तो ऐसे क्रमबद्धता जो है वो बन जाती है। वहीं अगर आप कोई लेसन प्लान नहीं करते और ऐसी ऑन द स्पॉट कुछ भी उठा के पढ़ाने लग जाएंगे तो ये क्रमबद्धता वहाँ पर नहीं होगी। अध्यापक में आत्मविश्वास आता है बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई नया टॉपिक कुछ भी पढ़ाना हो तो कितना ही माहिर इंसान क्यों ना हो, थोड़ा बहुत भूल ही जाता है। तो अगर आप थोड़ा लेसन प्लान पहले से कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं उस लेसन के रिगार्डिंग, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, और प्रभावशाली शिक्षण तो ऑब्वियस सी बात है होता ही है। आगे देखिए, हाँ, अब जो लेसन प्लान है उसकी डेफिनेशन बागले ने दी है और ये कहते हैं कि अध्यापक कितना ही योग्य तथा अनुभवी क्यों ना हो। देखिए बागले भी वही कह रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई टीचर कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितना भी योग्य हो, वह प्रारंभिक तैयारी के बिना, मतलब जब तक वो प्लानिंग नहीं करता, सफल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप भी लेसन प्लान जरूर बनाएं। जब भी आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाएं उससे पहले आप सोच लें कि आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि यूज करनी है। ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, प्रैक्टिकली जब आप करेंगे इन चीज़ों को तो इफेक्ट आपको खुद नजर आएगा। एक लेसन ऐसा जो आपने ऑन द स्पॉट पढ़ाया उठाकर, या फिर एक ऐसा जिसके बारे में आपने प्लानिंग की, उसमें आपने स्टोरी डाला, एग्जाम्पल डाला, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होगा। ये आप भी देखेंगे। अब देखते हैं लेसन प्लान के महत्व क्या है या फिर आवश्यकता क्या है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस एक ही बात है। इससे क्या होता है? अधिगम से सहसंबंध स्थापित होता है, उद्देश्यों में स्पष्टता आती है, उचित विधि के चयन में ये सहायक होता है, व्याख्या में सहायक होता है, उत्तम उदाहरणों का प्रयोग हम कर सकते हैं, उचित प्रश्नों को हम संकलित कर सकते हैं कि लेसन के दौरान हम कौन से क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, समय और शक्ति की बचत होती है, पूर्व ज्ञान की जानकारी हमें मिल जाती है, योजनाबद्ध कार्य होता है, और संदर्भ पुस्तकों का चयन भी यहाँ पर हो सकता है। कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है और आपने किताब खोली और किताब में जितना आपको कंटेंट चाहिए वो है नहीं, तो आप फिर सर्च करेंगे कि कौन सी किताब में पूरा कंटेंट है। तो संदर्भित जो पुस्तकें होती हैं वो भी आपको लेसन प्लानिंग के दौरान ही पता चलती हैं, ऑन द स्पॉट कुछ पता नहीं चलता। तो ये था आपका लेसन प्लान। अब देखते हैं इसके स्टेप क्या है। स्टेप वही है जैसे आपने लेसन प्लान्स बनाए होंगे। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद पूर्व ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उद्देश्य कथन होगा कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, सहायक सामग्री आप क्या यूज़ करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन, उसके बाद रिकैप्चुलेशन जो होता है, फिर मूल्यांकन के प्रश्न पूछना, होमवर्क देना, साथ ही साथ शामपट कार्य भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आपके प्लान्स हो गए। आगे चलते विशिष्ट शिक्षण विधियाँ या तकनीकें, टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला मेथड है यहाँ पर स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी कथन विधि। अब कहानी कथन क्या होता है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, जैसे कहानी की तरह पढ़ा देना। और एसएसटी में तो कई कहानियाँ होती है राजा महाराजाओं की, तो हिस्ट्री का पोर्शन तो इससे आराम से हो सकता है। इसमें कथा और कहानी की तरह सुनाना या पढ़ाना होता है। रुचि विकसित होती है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इस तरीके से। और कल्पना शक्ति भी उनकी होती है, इमेजिनेशन चल रही होती है कि अच्छा ये हुआ ये हुआ। फिर जिज्ञासा उनकी संतुष्ट होती है, उनके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं कि लाल किला किसने बनाया, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। घटनाओं में जीवंतता, जब वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सामने से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि छोटे बच्चे तो कहानियाँ सुनना वैसे ही पसंद करते हैं। इसमें इतिहास की घटनाओं, वीर गाथाओं का बखान किया जा सकता है। उचित दृष्टांत का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगली विधि है व्याख्यान विधि, यानी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड पता ही आपको क्या होता है, भाषण द्वारा शिक्षण। एक तरह से टीचर जो होता है वो मोनोलॉग कर रहा होता है। इसमें ये प्राचीनतम विधि है, इसकी खास बात है पुराने टाइम से ये चली आ रही है। इसमें विस्तृत व्याख्या द्वारा तथ्यों और घटनाओं को समझाया जाता है और इसके लिए कुशल वक्ता द्वारा संपन्न है। टीचर अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो वो लेक्चर में लेक्चर देना और बच्चों का अटेंशन गेन करना हर टीचर की बस की बात नहीं होती।
क्योंकि बोरिंग हो जाता है लेक्चर एक टाइम बाद अगर टीचर इंटरेस्टिंग तरीके से ना भाषण दे तो छात्रों द्वारा इसमें महत्वपूर्ण नोट भी लिखे जाते हैं, क्योंकि टीचर बोल रहा होता है और बच्चे बीच बीच में नोट्स लेते हैं। और ये लंबा, औपचारिक और उबाऊ नहीं होना चाहिए। तो अगर व्याख्यान विधि की बात करें तो ये ज़्यादा छोटी क्लासेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो उच्चतर क्लासों में ये अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि, आपस में जो डिस्कशन किया जाता है। ये संवादात्मक प्रक्रिया है बिल्कुल। इससे मस्तिष्क के विचारों को बढ़ावा मिलता है। जब हमारे दिमाग में कुछ आता है तो हम शेयर करते हैं, फिर सामने वाला बताता है, तो ये एक तरह से डिस्कशन हो जाता है। इसमें समस्या समाधान अच्छे से हो जाएगा। नवीन विधि है ये, बिल्कुल न्यू मेथड है। और शिक्षक और छात्र दोनों ही इसमें क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये खास बात है। और व्यापक इसमें मस्तिष्क का विचार आता है। उसके बाद एक विधि है आपकी ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। अवलोकन का मतलब होता है किसी वस्तु, स्थान या प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखना और फिर चिंतन करना और मनन करना। मतलब किसी चीज को देखना और फिर सोचना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये इसमें अनेकों पर्यावरण जानकारी अवलोकन द्वारा समझी जाती है। जैसे बच्चे देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो वो देख के सिर्फ ये देख लिया कि बारिश हो रही है, उनका दिमाग शांत नहीं होगा। वो सोचेंगे क्यों हो रही है, ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है। उसके बाद वो वाटर साइकिल के बारे में जानना चाहेंगे। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मिलता है इसमें और स्थायी ज्ञान होता है। वास्तविक पर्यावरण स्थिति से बच्चे परिचित हो जाते हैं। जैसे बारिश क्यों होती है, बादल क्यों आते हैं, और कपड़े गीले क्यों सूख जाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत से जो पर्यावरण घटक है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है डायलॉग मेथड, संवाद विधि। ये भी एक तरह से संवाद विधि की तरह है जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें सभी घटनाओं का समावेशन कर लिया जाता है, इसे समवाय विधि भी कहते हैं। इसमें दो तत्वों का होना मतलब आवश्यक होता है, क्योंकि अब डायलॉग्स है तो एक ही अगर बोलता रहेगा तो फिर ये मोनोलॉग हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर दो तत्वों का होना जरूरी है। प्लेटो इस विधि के जनक माने जाते हैं और इसमें बात करने और सुनने द्वारा शिक्षण कार्य होता है कि बच्चे कुछ बोलेंगे, टीचर सुनेगा, फिर टीचर उसको करेक्ट करेगा, कुछ बोलेगा। इस तरीके से ये मेथड जो है वो यूज होता है। अगली विधि है स्रोत विधि, सोर्स मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएसटी के लिए और खासकर हिस्ट्री के लिए। स्रोतों द्वारा अध्ययन होता है इसमें। स्रोत यानी स्रोत अब किस टाइप के हो सकते हैं। भौतिक वस्तुएं जो पुराने टाइम की हमें मिली हैं वो एक सोर्स है हमारे लिए, जिससे हमें इतिहास का ज्ञान मिलता है। मौखिक विवरण, कोई कहानियाँ किसी ने सुनाई तो हमें पिछला ज्ञान पता चल जाता है कि पुराने टाइम में कैसा था सब कुछ, समाज वगैरह। लिखित स्रोत, अगर किसी ने डायरी लिखी हो, किताब लिखी हो, तो उसको पढ़कर हम समझते हैं। इतिहास विषय के लिए बहुत ही पर्याप्त होती है। तथ्यों की जांच और स्थायी ज्ञान इससे मिलता है। इससे प्रामाणिक बातों की महत्वता समझ में आती है। नेक्स्ट विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि। इसमें छात्रों को उपयुक्त समस्या प्रदान कर दिया जाता है और फिर समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को विचार प्रकट करने के इसमें अवसर मिलते हैं। आलोचनाएं हैं बच्चे कर पाते हैं और तर्क बना पाते हैं। इसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है बच्चों में। क्रियाशीलता का भी उनका विकास होता है, क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, खोज करना, किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ लिया, या फिर कोई घटना है जो घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे के रीजन को जानना। तो इसमें अन्वेषण किया जाता है, वही रीजन को जानना। और फिर अवलोकन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करेगा, जानने की कोशिश करेगा। इससे स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है बच्चा। स्वयं खोज द्वारा स्वयं को वास्तविक जीवन से भी जोड़ता है। अगली जो विधि है हमारी वो है प्रयोगशाला विधि यानी लैबोरेटरी मेथड। तो ये बहुत ही इजी सी है। क्या होता है इसमें, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा बच्चा सीखता है जब लैब में जाता है तो, और शिक्षक द्वारा इसमें निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरीके से काम करो। उपकरणों द्वारा स्थायी ज्ञान मिलता है। मान लीजिए कोई एक्टिविटी आपने करके सीखी, वो आपको ज़्यादा याद रहेगी बजाय उसके जो आपने किताब में पढ़ा होगा वो तो आप भूल जाओगे। इससे ज्ञात और अज्ञात से अज्ञात का ज्ञान पता चलता है कि जो चीज़ हमें मालूम है उससे हम जो चीज़ नहीं मालूम उसके बारे में जानते हैं। प्रयोग द्वारा सीखना, वही एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ पर सीखा जाता है। फिर आती है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें वास्तविक कार्य और क्रिया पर आधारित है। ये सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बच्चों को। आपने भी जरूर प्रोजेक्ट बनाए होंगे, और आज के टाइम पे ना बच्चों को प्रोजेक्ट्स ही दिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे सीबीएसई वगैरह में
तो टेस्ट और एग्जाम्स को थोड़ा सा साइड करके प्रोजेक्ट मेथड को यूज़ किया जा रहा है। इसमें समस्या मूलक कार्य होता है और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ विषयों और समन्वय यानी अदर जो सब्जेक्ट है उनको भी जोड़कर पढ़ाया जाता है। फिर आता है इलस्ट्रेशन मेथड, चित्रण विधि यानी दृष्टांतों द्वारा अधिगम दिखाकर और बताकर सिखाना। दृश्य और श्रव्य सामग्रियों को यूज कर सकते हैं। चित्र, मानचित्र, चित्रपट द्वारा बच्चों को सिखाना, इससे स्थायी ज्ञान होता है और स्पष्ट हो जाती हैं सारी चीजें, तो स्पष्टीकरण भी यहाँ पर हो जाता है। फिर आता है प्रश्न विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं हम कैसे, कुछ क्वेश्चंस पूछकर। तो छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है इसमें कि बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं किन किन चीज़ों में। इससे क्या होता है, पाठ के प्रत्यास्मरण में सहायता हो जाती है। मान लीजिए कोई पाठ पढ़ा दिया, उसको दोबारा से एक बार स्मरण में लाना है तो कुछ क्वेश्चन पुटअप करिए। इससे चिंतन शैली का विकास होगा और छात्र जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। जब भी आप क्लास में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों का दिमाग काम करना चालू कर देता है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आता है परिभ्रमण विधि यानी विजिट्स, वही जो आप ट्रिप वगैरह लेके जाते हैं बच्चों को। इससे वास्तविक ज्ञान तो होता ही है, सामाजिक वातावरण संपर्क में भी आते हैं बच्चे। इससे इनको टीचिंग लर्निंग में इंटरेस्ट भी आता है। निरीक्षण शक्ति का विकास होता है क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। अतीत के प्रति जो सौंदर्य की भावना है वो बच्चों में आती है जब वो हिस्ट्री से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। फिर आता है आपका सर्वेक्षण विधि यानी कि सर्वे मेथड आप कह लीजिए तरीके से, जिसमें विशेष जानकारियां या फिर कह लीजिए कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें जीवन यथार्थ पक्षों की जानकारी होती है। इससे सामाजिक संपर्क बढ़ता है, खोज शक्ति का विकास होता है, पर्यावरण में रुचि आती है। तो सर्वे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर मान लीजिए सर्वे कर लेना कि कौन से एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर क्यों हो रही है, फिर उस रीज़न को जानना, फिर पूरा एक तरीके से तैयार करना, पूरा जो रिपोर्ट एक तरह से तैयार करना आप कह सकते हैं। तो ये आपके जो 13-14 मेथड थे, मतलब ये जो टॉपिक था ना, इसमें सारे ही मेथड इंक्लूड हैं। तो चाहे टॉपिक ये किसी भी विषय में आ जाए, चाहे वो मैथ में आए, साइंस में आए, सोशल साइंस में आए, जो मेथड हैं वो सेम ही रहेंगे। बस जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो आप उसको उस सब्जेक्ट से जोड़कर रख देंगे। बस ये आपको चेंज यहाँ पर करना होगा। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। एनसीएफ की बात कर रहा है। 2005 में सामाजिक अध्ययन के बारे में क्या कहा गया है कि सोशल स्टडीज जो है वो किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसमें। तो इसमें बहुत सी बातें कही रही हैं। इसमें से पहली बात है कि बहुसांस्कृतिक समूह का स्वरूप शामिल किया गया, कि जो किताबें बनाई रही है या सिलेबस बनाया गया उसमें बहुसांस्कृतिक, क्योंकि पता है हमारा इंडिया बहुसांस्कृतिक वाला देश है, तो उन सबको कंक्लूड करने की कोशिश की गई है। विभिन्न कारकों का समावेशन किया गया है। वास्तविक जीवन से जुड़ाव, उसमें रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे ना रियल में भी एसएसटी की किताबें बच्चों की, तो आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। बाल केंद्रित है क्योंकि एक्टिविटीज वगैरह भी दे रखी हैं कि बच्चे करके देखें। क्रियाकलापों का समावेशन है। चित्र और आरेख वगैरह दिए गए हैं। आप देखेंगे भूगोल की किताबें, उसमें काफ़ी अच्छे चित्र और कलरफुल चित्र दिए गए हैं। बोलचाल की भाषा का प्रयोग है और सामयिक समस्याओं और घटनाएं भी हैं, जो कह सकते हैं तरह से कि जो बच्चे समझ सकें, जान सकें, जिसके बारे में बच्चों ने सुना हो, ऐसे एग्जाम्पल्स और घटनाएं वहाँ पर शामिल किए गए हैं। अगला टॉपिक है तत्कालीन घटनाओं एवं सामुदायिक संसाधनों और सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में प्रयोग, यानी तत्कालीन घटनाएं जो होती हैं समाज में या देश में उनका, और जो सामुदायिक संसाधन होते हैं जैसे आप कह लीजिए मॉन्यूमेंट्स हो गए जहाँ पर बच्चे घूमने जाते हैं, ये सारी चीज़ें, खेत हो गए, ये सब इनका क्या रोल है सोशल स्टडीज़ में। तो सबसे पहले तात्कालिक घटना का महत्व देखते हैं। इससे क्या होता है, सूचना में वृद्धि होती है कि देश में क्या घटित हो रहा है। ये जब बच्चा ये सीखेगा और किताब में कुछ पढ़ेगा जिससे वो कनेक्ट कर पाएगा, तो उससे सूचना का विकास होगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएगा कि पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो लोकतंत्र में हो रही हैं। जब वो न्यूज़ देखेगा और न्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेगा, तब वो आलोचना भी कर पाएगा। विवादों को समझना कि डिबेट्स किन किन चीज़ों को लेकर हो रही है और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। नागरिक गुणों का विकास होगा, उसमें संभावित परिणामों का वो अनुमान लगा पाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो फिर हो सकता है फ्यूचर में ये हो, तो ऐसे वो अनुमान भी लगा पाएगा।
फिर आता है सामुदायिक संसाधनों का महत्व, वही मॉन्यूमेंट्स हुए, जितने भी समुदाय से चीज़ें मिलती हैं जिनसे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, उससे क्या है, ये ज्ञान का स्रोत है। प्रभावी शिक्षण होता है, व्यवसाय का बच्चा चुनाव कर सकता है कि उसे किस व्यवसाय में जाना है। फिर अधिगम का पूरक होता है कि जो लर्निंग है वो तब पूरी हो पाती है जब बच्चा समाज या समुदाय से जुड़ता है। सर्वांगीण विकास और सामाजिक विकास दोनों बच्चों का यहाँ से हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है पावर पॉइंट के द्वारा आपको पाठ्य योजना प्रेजेंट करनी है, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आप कंप्यूटर से ही कर पाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप करूंगी थ्योरी में। और इसके अगला जो टॉपिक है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का महत्व, कि सोशल स्टडीज की जो किताबें हैं उसका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला चीज इसमें पाठ्यक्रमानुसार तथ्य और ज्ञान दिए गए हैं। संगठित ज्ञान है, मतलब एक किताब के अंदर ही पूरा सिलेबस दिया गया है, आपको यहाँ वहाँ से ढूंढने की जरूरत नहीं है। मार्गदर्शक के रूप में आप किताब को यूज कर सकते हैं, गाइडेंस मिल जाती है। समय की बचत होती है क्योंकि आपको यहाँ वहाँ नहीं ढूंढना, सीधी सी बात है। पुनरावृत्ति हेतु आवश्यक है कि टीचर ने पढ़ा दिया एक बार तो आप दोबारा भी पढ़ना है, स्वयं से स्टडी करनी है तो भी आप पढ़ सकते हो। स्व अध्याय का विकल्प है, वही सेल्फ स्टडी। मूल्यांकन में सहायक है, अगर आप खुद को मूल्यांकन इवेल्युएट करना है तो एक बार किताब में देख लिया। स्मरण और तार्किकता होती है, कक्षा के स्तर के अनुसार किताबें तैयार की गई हैं। उपयुक्त उदाहरण और एक्सपीरियंस भी है लोगों के, उसके अंदर लाए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन शिक्षक, यानी टीचर में कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि जो कि बदलते समय में भी ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है, पारंपरिक तरीके से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, बस एक टीचर के अंदर सारे अच्छे गुण भर देने हैं और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या भरेंगे आप, पहली चीज बालकों को समझने की योग्यता। टीचर के अंदर ना इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को समझ सके, सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं होता। फिर शिक्षण योग्यताएं, उसके अंदर सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, समायोजन कर पाए वो बच्चों के साथ। उसके बाद विषय में रुचि, जिस भी सब्जेक्ट का टीचर है वो उस विषय के लिए मतलब इंटरेस्टेड हो और उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, साधन संपन्नता होनी चाहिए, आत्मविश्वास और धैर्य होना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जितने भी 13-14 मैंने अभी विधियां ऊपर पढ़ाई हैं आपको, जिसका ज्ञान आपको हो चुका है। समय अनुसार कार्य करना हो, यानी टाइम का पंक्चुअल हो, और मनोविज्ञान की जानकारी हो उसे थोड़ी बहुत, कि बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। बाल मनोविज्ञान अगर एक टीचर पढ़ लेता है या समझता है तो बच्चे को हैंडल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। टीचर बच्चे को देख के समझ जाता है कि उसका मूड ऑफ है या नहीं, और इस समय मैं बच्चे से क्या बात करूं, कैसे सिखाऊं, कौन सी विधि यूज़ करूं, या मैं अभी बच्चे से क्या बात करूं। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, बच्चे को समझना और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका सोशल स्टडीज़ यूनिट 3 था, जो कि पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो गया है।